जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, स्वागत है आपका इस सामाजिक ज्ञान की पाठशाला में। मैं आपका दोस्त अभिषेक गौतम। आज चलते हैं एक नए महानायक के जीवन और उसके संघर्ष पर चर्चा करने के लिए। कि दुनिया एक बगीचा है और इस बगीचे को सजाने, बनाने और तैयार करने के लिए समय समय पर एक माली की जरूरत होती है। इस भारत रूपी बगीचे को सजाने और बनाने के लिए जिस माली ने अपने जीवन को इस भारत के लोगों के लिए बलिदान किया, कि आज हम इस आने वाली पीढ़ी के तक उसको पहुंचाने में कितना सफल हो पाए हैं। क्या आज महिलाओं को जो आज आज़ादी और बराबरी की बात कर रही हैं, इसकी लड़ाई लड़ रही हैं, क्या उन महिलाओं को ये पता है क्या कि उनकी इस आज़ादी के लिए किस शख्स ने संघर्ष किया? जो किसान, क्या उन किसानों को वो पेशवाओं के समय में पड़े हुए कोड़े आज याद हैं क्या? क्या उन मजदूरों को जिनके लिए पहली बार किसी ने मजदूर ट्रेड बनाई हो, क्या उन मजदूरों को वो बात याद है क्या? क्या आज शिक्षा जगत में जो लोग शिक्षा के बल पे एक बहुत बड़ी ताकत बनने का काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को इस शिक्षा जगत के काम करने वाले शख्स के बारे में याद है क्या? साथियों, आज 19वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, उस 19वीं शताब्दी में जिस महापुरुष ने इस भारत रूपी बगीचे के अंदर इसको सजाने और बनाने का काम किया, हम आज उसको कितना याद, जान और पढ़ पा रहे हैं, ये सवाल है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसके साथ जो मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर पेशवाओं का शासन गुजरा ही था, और उस शख्स के साथ एक बड़ी घटना घटित होती है। एक ऐसी घटना जिसने उस शख्स के पूरे जीवन को बदल के रख दिया, जिसने उसके लक्ष्य को बदल के रख दिया। वो शख्स एक अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र की शादी में शिरकत करता है और शादी में जाता है। शादी में जाने के बाद वो जैसे ही उन बारातियों के साथ में जाने को तैयार होता है, तब तक सभी उसके जो वहाँ पे लोग थे, उन लोगों ने बहुत इस बात का विरोध किया और बहुत ही बेइज्जत किया और दुत्कारते हुए कहा, भगाओ भगाओ इस शूद्र को, ये हमारे साथ शादी में कैसे चलेगा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। और बेइज्जत करके उस शख्स को उस शादी से भगा दिया गया। वो निराश होकर के वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे हुए था। उसने मुस्कुराते हुए कहा
कहिए कि आप भी शूद्र हैं और हम भी शूद्र हैं। ये मान लीजिए कि आप भी शूद्र हैं। वो शख्स इतना उदास और निराश था कि उसे लगा कि दोस्ती और इंसानियत इन दोनों से बढ़कर के आज जाति है। और उसने प्रण किया कि मैं इस जाति का विनाश करके रहूँगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करूँगा जहाँ पे ना कोई जात होगी और ना कोई धर्म होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस राष्ट्र निर्माता, और उनको राष्ट्रपिता कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस भारत के पुनर्जागरण के जनक ज्योतिबा फूले जी की, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारापुर जिले में गोविंदराव जी के घर में होता है। गोविंदराव जाति से माली थे और उनका काम फूलों का था, फूलों के काम करते थे। जैसे ही गोविंदराव के घर में ज्योतिराव फूले जी का जन्म होता है, गोविंदराव ज्योतिराव जी को फूले जी को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं। लेकिन शूद्र थे, इस वजह से विद्यालय में इनको पढ़ाने से इनका विरोध किया गया और विद्यालय से ज्योतिबा फूले जी को भगा दिया गया। ज्योतिबा फूले जी को विद्यालय से भगा दिया गया तो गोविंदराव जी ने ज्योतिबा फूले जी को अपने साथ काम पे लगा दिया। लेकिन गोविंदराव जी के दो मित्र थे, एक गफ्फार जी और एक पादरी। इन लोगों ने गोविंदराव को समझाया और कहा कि बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षा ही सब कुछ बदल सकती है। इन दोनों के समझाने के बाद गोविंदराव ने अपने बच्चे का एडमिशन स्कॉटिश स्कूल में कराया, जहां पर ज्योतिबा फूले जी को जब पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन तमाम क्रांतियों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि मैं अब एक ऐसे समाज जहां मुझे जात के नाम पर मेरा अपमान होता रहा, इस समाज का अपमान होता रहा, मैं उस जात को खत्म कराने के लिए प्रयास करूंगा। जिस पर ज्योतिबा फूले जी पढ़ने के बाद उन्होंने 1848 ईस्वी में इस समाज को, इसे शूद्र अतिशूद्र कहा गया, उस समाज को पढ़ाने के लिए ज्योतिबा फूले जी ने प्रथम विद्यालय खोला और उस अपने एरिया को एक शिक्षा जगत का हब बना दिया, जिसका वहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, इतना विरोध किया कि उन्होंने उस विद्यालय को जलाने और तोड़ने तक का काम किया और ज्योतिबा फूले जी को अपमानित कर, बेइज्जत कर, मानने पीटने का। लेकिन इस बात को फिर मैं कहूंगा कि उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए कुछ ब्राह्मण लोगों ने ज्योतिबा फूले जी का सहयोग भी किया था, जो उस विद्यालय में पढ़ने का काम करते, और जो दूसरा एक तबका जो विरोधी समाज खड़ा था, उसने उन ब्राह्मण समाज के जो लोग पढ़ाने का काम करते थे उनको भी अपमानित करने का काम किया। ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि कुछ जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा जो मानवता को समझ करके इस व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने डटकर, निडर होकर के इन चीज़ों का सामना किया और हमारे आपके लिए 1848 में एक विद्यालय खोला, फिर 1850 में एक विद्यालय खोला, फिर 1851 में एक विद्यालय खोला। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की
और महिलाओं के लिए जब उनको लगा कि उनके जो है मिलने वाले थे, उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग एक चीज़ की कमी कर रहे हैं कि आप अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं। किस्सा ये भी मिलता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं इनसे लकीरों को खींच करके अपनी पत्नी को पहले समझाया पढ़ाया और कहा कि तुमको पढ़ना होगा। फिर उनकी पत्नी माता सावित्री फूले ज्योतिबाराव फूले से प्रभावित होकर के उनके कहने के हिसाब से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। और फिर आज आप इस बात को समझिए कि जहां उन महिलाओं को तमाम कुरीतियों में झोंक दिया गया हो, बाल विवाह, दास प्रथा, इन तमाम कुप्रथाओं से जिन महिलाओं को दूर रखा गया हो, शिक्षा से दूर रखा गया हो, उनको अपनी संपत्ति समझा गया हो, आप कल्पना करिए कि उस समय उन महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक शख्स लड़ रहा था। सवाल यह है कि जो शख्स इन महिलाओं के लिए लड़ रहा था, इन शूद्र लोगों के लिए लड़ रहा था, आज ये लोग उस शख्स को कितना याद करें। सवाल यह है कि जिसने इन महिलाओं को आज सब कुछ दे दिया, उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, आज उन महिलाएं, वो लोग उस पुरुष को कितना जानते हैं। इस भारत के इतिहास को लिखने वाले लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, और उससे बड़ी गद्दारी इस देश के लोगों ने भी की, जो ऐसे नायकों को भूल गए और उनको इतिहास में बहुत ज्यादा जगह नहीं दिया। बात यही नहीं रुकती है साथियों। 1873 ईस्वी में ज्योतिबाराव फूले जी ने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जहां शूद्र लोगों को कुएं में पानी भरने नहीं दिया जा रहा था। एक महिला को पीटा गया कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकती। इस बात से इतना हाथ हुए ज्योतिबाराव फूले जी ने कि उन्होंने खुद एक कुएं का निर्माण करा दिया और कहा कि आज के बाद या हमारे अपने लोग इस कुएं से पानी भरेंगे। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, बहुत ज्यादा साथ अंग्रेजों ने भी ज्योतिबाराव फूले जी का नहीं दिया। विद्यालय खोलने के नाम पर ज्योतिबाराव फूले जी बहुत बार अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र आवेदन दिए, कि अंग्रेजों ने सिवाय बातों के बतासे बनाने के अलावा किसी तरीके से आर्थिक सहयोग नहीं दिया। लेकिन उस शख्स डटा रहा, उस शख्स अड़ा रहा, उस शख्स समाज के लड़ता रहा। उसके पास जो उसकी संपत्ति थी, जमीन थी, उसने अपनी जमीन को बेच दिया और तमाम विद्यालयों को खोल के एजुकेशन हब बना दिया। साथियों, अपनी पत्नी के कहने पर ज्योतिबाराव फूले जी ने किताबों को लिखना शुरू किया। उन्होंने किताब लिखी किसान का कोड़ा। आज कितने किसान के कोड़ा को पढ़ते हैं? ये सवाल इस देश के लोगों को अपने मन में सोचना चाहिए। उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। इस देश से कितने पिछड़े शूद्र लोग, कितने लोग उस किताब को पढ़ते हैं? ये बात सोचने और समझने की है। हमारे यहाँ और आपके इतिहास को खत्म किया गया, हमारी और आपकी बात को दबाया गया। उन्होंने महिलाओं के लिए वात्सालय खोले, जो केवल ब्राह्मणों के लिए पहले खोलते थे। जो विधवा महिलाएं थी, उन महिलाओं को उन्होंने अपने जो आश्रम खोला था उसमें रखा और महिलाओं का पुनर्विवाह कराया। और शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए ज्योतिबाराव फूले जी को लंदन में सम्मानित भी किया गया। उनको महात्मा तक की उपाधि दी गई, इसलिए हम लोग उनको महात्मा ज्योतिबाराव फूले भी कहते हैं। साथियों, ये बात आज 21वीं सदी में इसलिए भी जरूरी है कि जिसने इस समाज को एक नया संदेश देने का काम किया, जिसकी वजह से, शिक्षा की वजह से आज महिलाएं देखिए राष्ट्रपति तक बन गई। आप कल्पना करिए और मुझे बताइए कि 1848 से पहले कितनी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ी लिखी थी।
है किसी के पास जवाब? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर, जहां इस देश में जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर जहां भेदभाव किया गया, एक मानव को उसके मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, उस भारत में कोई ऐसा शख्स आता है जिसने समाज को बदलने का काम किया है, वो आज उसी भारत देश में उसको भूल गए। सवाल ये है कि अगर आज ज्योतिबा फुले जी होते तो किसानों के लिए क्या नहीं करते? सवाल ये है अगर आज ज्योतिबा फुले जी होते तो महिलाओं के लिए और कुछ क्या नहीं करते? सवाल ये है कि अगर आज ज्योतिबा फुले जी होते तो इन नौजवानों के लिए, इन शूद्रों के लिए, इन पिछड़ों के लिए, इन अति पिछड़ों के लिए क्या नहीं कर रहे होते हैं? लेकिन जो वो हमको विरासत में दे के गए, हम आज उसको भी नहीं बचा पाए। इसलिए जिसने ऐसी लड़ाई को लड़ा और ऐसे सूर्य का अस्त 1890 में हो जाता है और वो हमको और आपको इस दुनिया से विदा करके चले जाते हैं, और जो हमको दे के जाते हैं वो हमको हमारी विरासत दे के जाते हैं। वो ऐसी विरासत जिसने व्यवस्था को बदल दिया, जिसने शिक्षा के द्वार खोल दिए, जिसने गुलामी को तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई। ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और ये सिर्फ विद्या के कारण हुआ। एक शिक्षा से हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है और उस शिक्षा को हमसे दूर रखा गया। सदियों तक हमको गुलाम बनाया गया, सदियों तक हमारा शोषण किया गया, जाति के नाम पे हमारा तिरस्कार किया गया, जाति के नाम पे हमारा अपमान किया गया। आज उसी फूले के देश में, आज उसी फूले के देश में इतिहास में जगह नहीं दी। कितने माली समाज के लोग आज ज्योतिबा फुले जी को अपना नायक मानते हैं? कि 85% जिसको अपना बहुजन हम मूल निवासी कहते हैं, क्या ये लोग ज्योतिबा फुले को अपना नायक मानते हैं? ये बात सोचने की जरूरत है। इसलिए हर एक घर में ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी हुई किताब गुलामगिरी को पहुंचाना हमारे आपकी जो ड्यूटी है, वो इस देश के नौजवानों की ड्यूटी है। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।